हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आज फिर से आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्वांटम लाइव में। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं पिछले लेक्चर में जो हम लोग देखे थे सॉलिड, लिक्विड और गैस को, पदार्थ का तीन अवस्था के बारे में डिस्कस किए थे। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस के बारे में चर्चा किए थे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है वो कैसे पूछता है, क्योंकि पढ़ लेना ठीक होता है लेकिन उसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अराइज करेंगे, लिखेंगे और सही ऑप्शन को आप लोग को चुनने देंगे। पहले उसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी कौन कौन टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, उस क्वेश्चन को देखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अगला जो अवस्था है हम लोग का पदार्थ का चौथा अवस्था जिसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मा। फिर प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बोस-आइंस्टीन के कंडेंसेट के बारे में, पदार्थ का पांचवा अवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आज के इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, गैस का प्रॉपर्टीज तक देख लिए थे। तो गैस का प्रॉपर्टीज के बाद में हम लोग के पास में एक पॉइंट आता है कि सर इससे रिलेटेड जो उसमें हर सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो बात किए थे, क्वथनांक, गलनांक, डेंसिटी, आकर्षण, अंतराणविक आकर्षण बल, इन सब से क्वेश्चन सर कैसे अराइज होगा, कैसे पूछेगा सवाल। एमसीक्यू का अगर बात करें ऑब्जेक्टिव में, अगर अच्छे लेवल का अगर क्वेश्चन वो बनाएगा, क्या करेगा वो, अच्छा लेवल का अगर क्वेश्चन बनाएगा तो वो इस बेसिस पर पूछेगा। ठीक है, ऑर्डर पूछेगा। ऑर्डर क्या चीज़ का पूछेगा, हो सकता है वो ऑर्डर पूछ ले अंतराणविक आकर्षण बल का, हो सकता है अंतराणविक दूरी का पूछ ले, हो सकता है घनत्व का पूछ ले, बॉइलिंग पॉइंट का पूछ ले, मेल्टिंग पॉइंट का पूछ ले और काइनेटिक एनर्जी का। ये चार ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है अच्छे एग्जाम के लिए। मतलब अगर आप बात करें नीट या जेई का एग्जाम में अगर सवाल पूछा जाएगा तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ठोस क्या होता है, ठीक, तो आपसे ये पूछेगा कि ठोस, द्रव, गैस में ऑर्डर बताइए आप कि आकर्षण बल का ऑर्डर क्या होगा, अंतराणविक आकर्षण बल का ऑर्डर क्या होगा, क्वथनांक का ऑर्डर क्या होगा, गलनांक का ऑर्डर क्या होगा, डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, गतिज ऊर्जा का, उसमें जो कण उपस्थित रहता है उसका गतिज ऊर्जा का ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए हम लोग पहला ऑर्डर हम लोग समझते हैं। देखिए, अंतराणविक आकर्षण बल। अंतराणविक आकर्षण बल क्या था, ठोस में ज़्यादा था, द्रव में कम था, उससे कम था क्या, गैस में। तो ऑर्डर क्या लिखे हैं, सबसे ज़्यादा जो है आकर्षण बल सॉलिड में होगा, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम। अब देखिए, अंतराणविक आकर्षण बल अगर ज़्यादा था तो अंतराणविक आकर्षण बल अगर ज़्यादा होगा तो उसका कण सबसे ज़्यादा पास में किस में होगा, सॉलिड में, उससे थोड़ा सा दूर में होगा लिक्विड में, और सबसे दूर में कहाँ, किस में होगा, गैस में होगा। तो हम लोग ऑर्डर बोल सकते हैं कि गैस में कण के बीच का दूरी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे क्या होता है, कम होता है, ठोस में अंतराणविक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होने के कारण एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा पास में आकर के व्यवस्थित होता है। इसलिए अंतराणविक दूरी जो होगा बच्चों सबसे ज़्यादा गैस में होगा, उससे कम ठोस, द्रव में होगा और सबसे कम किस में होगा, ठोस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है घनत्व। घनत्व हम लोग क्या लिखे थे, ठोस में ठोस का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, उससे कम किसका होता है, लिक्विड का होता है, और सबसे कम किसका होता है, गैस का होता है। तो ये आप ऑर्डर इसका लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बॉइलिंग पॉइंट आया था, तो बॉइलिंग पॉइंट लिखे थे, ठोस का उच्च होता है, द्रव का निम्न होता है और सबसे कम किसका, तीनों में कंपेयर करेंगे तो गैस का सबसे कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट का बात किए थे, सॉलिड को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उससे कम टेम्परेचर लिक्विड को, सबसे कम टेम्परेचर किसको। तो हम लोग का ऑर्डर जो होगा सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा सॉलिड का, उससे कम लिक्विड का और सबसे कम गतिज ऊर्जा जो होगा। देखिए, अंतराणविक आकर्षण बल जो था गैस में लगभग ना के बराबर, नगण्य के बराबर होता है। देखिए, अंतराणविक आकर्षण बल कण के बीच में अगर बहुत कम रहेगा तो उसका कण फ्रीली मूव करेगा, मतलब इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। इसमें इसके तुलना में गतिज ऊर्जा क्या होगा, कम होगा, और सबसे गतिज ऊर्जा कम किस में होगा, सॉलिड में होगा। क्यों, क्योंकि इसमें अंतराणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होने के कारण इसका कण जो होता है काफ़ी ज़्यादा पास में उपस्थित रहता है, तो हम लोग कह सकते हैं इसका गतिज ऊर्जा कम होगा, उससे ज़्यादा लिक्विड के कण का होगा, और सबसे ज़्यादा जो गतिज ऊर्जा होगा किसका होगा, गैस के कण का होगा। ठीक है, तो इससे सवाल जो पूछा जाएगा, यही सवाल पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन अराइज करेगा। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में कौन सा क्रम अंतराणविक आकर्षण बल के लिए सही है। निम्नलिखित में कौन सा क्रम अंतराणविक आकर्षण बल के लिए सही है। जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन को अराइज कर लें, क्वेश्चन अगर लिख लें तो क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा। देखिए, बोलेगा निम्न में कौन सा क्रम अंतराणविक आकर्षण बल के लिए सही है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन वो अराइज करेगा। तो ऑप्शन में दे देगा आपको, पहला ऑप्शन में दे देगा सॉलिड, लिक्विड, है ना, गैस,
फिर दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको गैस, लिक्विड, ठीक है, सॉलिड, ऐसा दे देगा। थर्ड ऑप्शन दे देगा आपको सॉलिड, गैस, और यहाँ दे देगा गैस, और यहाँ दे देगा लिक्विड, ठीक है, GS है गैस, ठीक है, लिक्विड दे देगा, और लास्ट ऑप्शन लिख देगा D, यहाँ दे देगा ना। इस तरह से वो सवाल उठाएगा। तो हम लोग क्या को पूछा क्या है, अंतराण्विक आकर्षण बल का वो क्रम पूछा है, ठीक है। तो क्रम पूछा है तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, और सबसे कम, तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। इसी में अगर हम लोग के मेल्टिंग पॉइंट का अगर सवाल पूछ लेगा तो पूछेगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का क्रम है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का क्रम है, तो हम लोग को दिया हुआ ऑप्शन रहेगा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ रहेगा लिक्विड, ठीक है, गैस, और लिखा हुआ है सॉलिड। दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा सॉलिड, लिक्विड, गैस। तीसरा ऑप्शन दे देगा गैस, सॉलिड, लिक्विड, और फोर्थ ऑप्शन दे देगा एनोड नन ऑफ दीज। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड का, उससे कम लिक्विड का, और सबसे कम गैस का। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन अराइज करता है, इससे रिलेटेड ठोस द्रव गैस का प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं आया समझ में तो भी कमेंट में बता, अगर समझ में आ जाए तो अच्छे से कमेंट करना एकदम नहीं भूलना है, और पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक करने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिसका नाम है प्लाज्मा, है ना, पदार्थ का चौथा अवस्था और पांचवा अवस्था। तो पदार्थ का पहले चौथा अवस्था के बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग पहले समझते हैं, फिर हम लोग पदार्थ का पांचवा अवस्था को समझेंगे, फिर इससे भी देखेंगे हम लोग के पास में कौन कौन सा क्वेश्चन इससे आ सकता है, पॉसिबिलिटी कौन कौन सा क्वेश्चन है, फिर देखेंगे पांचवा अवस्था को क्लियर करेंगे। पांचवा अवस्था को पढ़ने के बाद उससे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी कौन सा है, कैसा क्वेश्चन बन सकता है, और उसको आंसर कैसे करेंगे, ठीक है। जब हम लोग पांचवा अवस्था के बारे में, चौथा अवस्था के बारे में डिस्कस करते हैं। चौथा अवस्था जो होता है पदार्थ का बच्चों, वो होता है क्या, प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं, फिर हम लोग बैक चलेंगे, ठीक है। हम लोग के पास में ये क्या है, सन है, सूरज है, ये क्या है, स्टार है, तारा है, ठीक है, ये लाइटनिंग है, जिसको हम लोग बिजली कहते हैं। जैसे अभी बारिश का टाइम हो रहा है, बारिश के टाइम में धड़ 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 चमकता है, ठीक है, क्राक क्रुक ध्राम ध्रुम करने लगता है। ये जो क्राक क्रुक ध्राम ध्रुम करने लगता है, तो हम लोग को पुराने ज़माने में, मतलब जब हम लोग छोटे छोटे थे तो कहा जाता था कि भगवान राम जो है तीर चलाते हैं, ठीक है, उधर से रावण का तीर आता है, टकराता है, उसके बाद चिंगारी ऐसे ऐसे निकलता है, ठीक है, क्या निकलता है, ऐसे ऐसे चिंगारी निकलता है। कब, बारिश के टाइम में, मतलब बरसात के टाइम में ही भगवान राम और क्या रावण के बीच में लड़ाई होता है, कहाँ, आसमान में, इसीलिए क्या होता है, चिंगारी निकलता है, उसी को बिजली कहते हैं। जबकि वैसा नहीं है, वहाँ क्या होता है, बादल का सरफेस क्या होता है, आपस में टकराता है, टकराने के बाद में जो है जब घर्षण होता है तो ढेर सारा चार्ज डेवलप होता है, क्या होता है, ढेर सारा आवेश उत्पन्न होता है, वही आवेश हम लोग को चिंगारी करते हुए दिखता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सन में क्या होता है, इसमें पाया जाता है बच्चों H+ आयन। कौन सा आयन पाया जाता है, H+ आयन। क्लास 9 10th में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि सूर्य के अंदर में संलयन अभिक्रिया होता है। किसका संलयन अभिक्रिया होता है बच्चों, H+ आयन का, उसमें हाइड्रोजन आयन का चेन रिएक्शन होता है, श्रृंखला अभिक्रिया होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग के पास में क्या, स्टार है। स्टार में भी क्या पाया जाता है, स्टार भी जो चमकते हुए देखते हैं, ये भी जो चमकता है किसके कारण बच्चों, प्लाज्मा के कारण चमकते हैं। ये जो लाइटनिंग देखते हैं, ये जो बिजली का, वो हाई इंटेंसिटी वाला चार्ज है, क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में आवेश है, वही बहुत ज़्यादा मात्रा में आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। या फिर आप इसको देख रहे हैं नियॉन लाइट, या फिर आप देखते होंगे अगर आप आसपास के पोल पे देखेंगे बारिश के टाइम में स्पार्क होता है, जब कार्बन तार में लग जाता है पोल पे, तो वहाँ जो हाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि सर ये तो एग्जांपल है कि हम लोग को प्लाज्मा अगर पूछेगा तो हम लोग दिखा सकते हैं कि सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोजन आयन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। स्टार में भी क्या होगा, प्लाज्मा के ही कारण चमकता है, उसमें भी ढेर सारा आयन्स होगा। और लाइटनिंग जो होता है, बोले कि बादल का सरफेस, जब बादल का सतह जब आपस में टकराएगा, टकराने के कारण घर्षण होगा, घर्षण के कारण जो चार्ज आवेश उत्पन्न होगा उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में देखते होंगे, खाने वाने जाते होंगे, नियॉन लाइट लगा हुआ रहता है, एकदम काफ़ी ज़्यादा ग्लो करता है, दूर से भी दिखाई देता है, वहाँ भी हाई इंटेंसिटी वाला लाइट होता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा। और भी आसपास के पोल में जो स्पार्क करते हुए देखते हैं, चिंगारी निकलते हुए, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं,
प्लाज्मा ही कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मा होता क्या है, अब चलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा होता है बच्चों, क्या करते हैं हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में, प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनित एक प्रकार का क्या है, गैस है। मतलब ये कि आंशिक रूप से आयनित गैस क्या होता है सर, जब हम लोग कोई भी ठोस पदार्थ को बहुत ज़्यादा ताप देते हैं तो उसके बीच जो बॉन्ड रहता है, उसके बीच क्या रहता है, जो बॉन्ड रहता है परमाणु के बीच में, वो कंप्लीटली ब्रेक होकर के आयन का रूप ले लेता है और वो इतना सेपरेट हो जाता है, उसमें जो प्रेजेंट रहता है इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने लगता है। क्या करता है, फ्रीली मूव करने लगता है। और जानते हैं हम लोग कि अगर चार्ज अगर फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देगा तो वो चालक की तरह बिहेव करेगा। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा है क्या प्लाज्मा कुचालक की तरह व्यवहार करेगा फिर चालक की तरह, तो बोलेंगे चालक की तरह व्यवहार करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये बनता कैसे है, कहेंगे कोई भी ठोस पदार्थ को जब हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो उसमें उपस्थित परमाणु जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट होकर के वो आयन का रूप ले लेगा और वो जो आयन का रूप ले लेगा वो गैसीय अवस्था में होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ बंधे होने के बजाय क्या होता है, स्वतंत्र होता है। मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा या फिर परमाणु होगा सब के सब स्वतंत्र हो जाता है, कंप्लीटली फ्री हो जाता है, फ्रीली वो मूव करने लगता है। और हम लोग जानते हैं गैस का प्रॉपर्टीज होता है कि गैस के कण के बीच में अंतराणु का आकर्षण मतलब बल लगभग ना के बराबर होता है, उसके कण क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, इसलिए इसको कहा गया कि एक प्रकार का क्या है, आयनीकृत एक गैस है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में धनावेश एवं ऋणावेश स्वतंत्र रूप से गमन करने की क्षमता को विद्युत ये क्या बनाता है, कुचालक बनाता है। सॉरी, विद्युत क्या बनाता है, सुचालक बनाता है या फिर विद्युत चालक बनाता है। मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, पास कर सकता है। नेक्स्ट है हम लोग का प्लाज्मा का पहचान जो है सबसे पहले क्रूक्स नली में कौन, विलियम क्रूक्स किया था, जिसको हम लोग कहते हैं सर विलियम क्रूक्स, पूरा नाम क्या कहते हैं, सर विलियम क्रूक्स। वो कब किया था, 1879 में, मतलब 1879 में किया था। ठीक है, इन्होंने नाम क्या दिया था उसको, चमकता पदार्थ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा का चमकता पदार्थ कौन नाम दिया था, तो कहेंगे क्या, सर विलियम क्रूक्स दिया था। वहाँ आपको विलियम क्रूक्स आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, बाद में 1928 ईस्वी में इरविंग लैंगम्यूर ने इसको क्या कहा, प्लाज्मा नाम दिया। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पदार्थ का चौथा अवस्था का नाम प्लाज्मा कौन नाम दिया था, तो क्या कहेंगे, इरविंग लैंगम्यूर ने दिया था। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, तो कहेंगे विलियम क्रूक्स बताया था। कहाँ देखा था वो तो कहेंगे क्रूक्स नली में देखा था। क्रूक्स क्या किया था, विलियम क्रूक्स क्या था, एक नली बनाया था कांच का, जिसमें कैथोड रे का वो खोज किया था। उसी क्रूक्स नली में किसको देखा था, पदार्थ का चौथा अवस्था को देखा था, चमकता हुआ, उसको नाम दे दिया था चमकता पदार्थ। बाद में उसको जो है इरविंग लैंगम्यूर क्या नाम दे दिया, उसको प्लाज्मा नाम दे दिया। ठीक है, आया समझ में। एग्जाम्पल अगर इसका पूछा जाएगा तो कहेंगे सन, स्टार, लाइटनिंग जो होता है, बिजली जिसको कहते हैं हम लोग, रेस्टोरेंट में नियॉन लाइट जो होता है, या फिर वेल्डिंग जो करते हैं स्पार्क करते हुए देखते हैं, स्पार्कल जो देखते हैं वहाँ प्लाज्मा है। या फिर पोल उल पे जो देखते हैं जब कार्बन जम जाता है दो तार के बीच में, अब जब ज़्यादा वोल्टेज आता है, तब करंट आता है तो वो स्पार्क करने लगता है। करंट स्पार्क करने के कारण वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जो आपको स्पार्क दिखता है, वो भी क्या है, प्लाज्मा का ही एक रूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग के पास में पदार्थ का पांचवा अवस्था, जिसको कहते हैं हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है, क्या होता है उसको जरा सा समझते हैं पहले। ठीक है, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है पदार्थ का ये पांचवा अवस्था होता है। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है पदार्थ का पांचवा अवस्था को क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कहते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जो बताया था वो सत्येंद्रनाथ बोस बताया था। कौन बताया था, सत्येंद्रनाथ बोस ने बताया था। कब, 1921 से 24 में से बहुत सारा बुक में दिया हुआ है, लेकिन आप 1921 से 24 ध्यान में रखेंगे, 1924 भी लिखते हैं तो ठीक है। ठीक है, तो अगर कोई पूछा जाएगा कि पदार्थ का पांचवा अवस्था के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, तो क्या कहेंगे, सत्येंद्रनाथ बोस। उसके बाद जो अल्बर्ट आइंस्टीन उस पर ऑब्जर्वेशन लिया था, उसके बेसिस पर कुछ बताया था। और उसके अनुसार क्या था कि हम लोग का जो वायुमंडल में ढेर सारा छोटा छोटा कण पाया जाता है, उसको नाम दे दिया अल्बर्ट आइंस्टीन साहब, ये आइंस्टीन साहब नाम दे दिया उसको बोसोन। वायुमंडल में जो छोटा छोटा कण पाया जाता है उसको क्या नाम दे दिया, बोसोन। वो बोला कि देखिए वायुमंडल में जितना भी कण है, अगर बोसोन को -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन टेम्परेचर तक अगर ठंडा कर दिया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर कम कर दिया जाए, तो जितना भी आसपास में कण है वो क्या कर लेगा, एक ही अवस्था में आ जाएगा। क्या करेगा, वो एक ही अवस्था में आ जाएगा। मतलब जितना भी कण है वो एकत्रित होकर के एक क्वांटम रूप ले लेगा, मतलब एक ही तरीके का व्यवहार करना स्टार्ट कर देगा। उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ का पांचवा अवस्था कहते हैं। ठीक है,
उसी को वो जो एकत्रित होकर के आता है उसको क्या कहते हैं, क्वांटा स्टेट कहते हैं। मतलब जितना भी आसपास में कण है सब एकत्रित होकर के एक ही तरह व्यवहार करने लगना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्वांटा स्टेट कहते हैं। अब क्वांटा स्टेट कहते हैं, उसी को बाद में नाम दिया गया क्या, पदार्थ का पांचवा अवस्था, जिसको कहते हैं हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका जो नाम रखा गया सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे बोस रख दिया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन का टाइटल लेकर के इसको आइंस्टीन कंडेंसेट हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम लोग टेम्परेचर बहुत कम करते हैं तो कण क्या होता है, एकत्रित होता है, वहाँ संघनन प्रक्रिया होता है। कौन सा प्रक्रिया होता है, संघनन प्रक्रिया होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, कंडेंसेट पूरा नाम देते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और इसी को शॉर्ट में लिखते हैं BEC। क्या लिखते हैं इसको शॉर्ट में हम लोग, BEC। तो यहाँ से देखिए ढेर सारा क्वेश्चन जनरेट होगा। पहला सवाल पूछेगा किस पदार्थ का पांचवा अवस्था के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, तो कहेंगे सत्येंद्रनाथ बोस। उसके बाद उसके बारे में ऑब्जर्वेशन, उस पर रिसर्च कौन किया था, तो कहेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन साहब। उसके बाद लास्ट में जो है प्रयोगशाला में जो है दो साइंटिस्ट आया जिसका नाम था कार्ल वेमन और एरिक कॉर्नेल। ये क्या किया, प्रयोगशाला में तैयार कर दिया था सन 1995 में, 1995 में ये प्रयोगशाला में तैयार कर दिया पदार्थ का कौन सा अवस्था को, पांचवा अवस्था को। प्रयोगशाला में तैयार करने के बाद 2001 में जो है उसको इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि पदार्थ का पांचवा अवस्था को जो के पदार्थ का पांचवा अवस्था के लिए नोबेल पुरस्कार किन किन साइंटिस्ट को मिला था, तो कहेंगे कार्ल वेमन और एरिक कॉर्नेल को मिला था। कार्ल वेमन और एरिक कॉर्नेल को मिला था। तो पूछे दिया से सवाल देखिए क्या क्या पूछेगा। सबसे पहले पदार्थ का पांचवा अवस्था के बारे में कौन बताया, तो क्या कहेंगे सत्येंद्रनाथ बोस। उसके बाद कौन रिसर्च किया उस पर, अल्बर्ट आइंस्टीन। उसको प्रयोगशाला में कौन प्रूफ किया था, तो कहेंगे कार्ल वेमन और एरिक कॉर्नेल, जिसके लिए 2001 में उसको क्या मिल गया था, नोबेल पुरस्कार मिल गया था। अब बात आएगा सर ये देखेंगे कहाँ हम लोग, इसके लिए आप सिंपल सा टेम्परेचर को क्या करना होगा आपको कि आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ का ही टेम्परेचर को अगर सिंपल सा अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे अगर बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा मतलब कितना कह रहा है ये कह रहा है कि आपको टेम्परेचर कितना करना है, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, इतना डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, ठीक है, या इतना केल्विन कर दिया जाए। अगर इतना टेम्परेचर अगर हम लोग कम कर देंगे तो आसपास का जितना भी छोटा छोटा कण होगा सब के सब क्या होगा, जमा हो जाएगा, सब फ्रीज हो जाएंगे। जैसे हम ही लोग अगर चल फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, अगर टेम्परेचर यहाँ का अगर इतना कर दिया जाए तो हम लोग स्टैचू बन जाएंगे, मतलब सही से मुस्कुरा भी नहीं पाएंगे। मतलब जितना भी छोटा छोटा कण होगा आसपास में या फिर हमारी बॉडी में या फिर कहीं भी, सब के सब क्या होगा, जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, एकत्रित होकर के एक ही रूप में आ जाएगा, जिसको कहेंगे हम लोग क्वांटा स्टेट। उसी क्वांटा स्टेट को क्या कहा जाता है, पदार्थ का पांचवा अवस्था कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो आज के लेक्चर से आपको क्या क्या सीखने मिला कि पदार्थ का चौथा अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ का चौथा अवस्था को प्लाज्मा कौन कहा था, तो कहेंगे इरविंग लैंगम्यूर कहा था। पदार्थ का चौथा अवस्था के बारे में सबसे पहले कौन बताया, तो कहेंगे विलियम क्रूक्स बताया था। फिर पदार्थ का चौथा अवस्था के बारे में पूछेगा कि पदार्थ का चौथा अवस्था कहाँ कहाँ हम लोग का इन जनरल लाइफ में हम लोग को देखने मिलता है, तो दिखा देंगे। देखिए सूर्य गलती से भी नीचे आ गया तो सबका टैक हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे सूर्य, तारा और आसपास में जो अभी बारिश के टाइम में जो बादल में देखते होंगे स्पार्क होते हुए, है ना, बिजली जो चमकता है, वो भी क्या है कि एक प्लाज्मा का ही रूप है। रेस्टोरेंट वगैरह या फिर बड़े दुकान वगैरह में देखते होंगे नियॉन लाइट चमकता हुआ लगा हुआ रहता है, वो भी क्या है, प्लाज्मा का ही रूप है। आसपास का पोल में जो चमकता हुआ बिजली है, आसपास स्पार्क जो होता है पोल में, तार का जॉइंट के बीच में, वो भी क्या कहेंगे, वो क्या है बच्चों, प्लाज्मा है। पदार्थ का चौथा अवस्था है। फिर पांचवा अवस्था में आएंगे, पदार्थ का पांचवा अवस्था का नाम क्या है, तो पदार्थ का पांचवा अवस्था का नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। कौन बताया था इसके बारे में, तो कहेंगे सबसे पहले सत्येंद्रनाथ बोस बताया था 1924 में। फिर उस पर जो है रिसर्च किया था अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने। अल्बर्ट आइंस्टीन रिसर्च करने के बाद में उसके बाद बहुत दिन बाद सन 1995 में बहुत दिन बाद दो साइंटिस्ट आया था, ठीक है। दो साइंटिस्ट आकर के क्या किया था, उसको प्रयोगशाला में प्रूव कर दिया था, जिसका नाम था कार्ल वेमन और एरिक कॉर्नेल। कार्ल वेमन और एरिक कॉर्नेल दोनों को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि वो प्रयोगशाला में बना दिया था। कौन सा पदार्थ का अवस्था को, पदार्थ का पांचवा अवस्था, जिसको कहते हैं हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या कहते हैं, पदार्थ का पांचवा अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आई होप यहाँ तक का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप हम ये भी आशा करेंगे कि पदार्थ का चौथा अवस्था और पांचवा अवस्था अगर आपको चलते चलते भी कोई अगर पूछ दे तो आप एकदम आसानी से उसको टनाटन उसको जवाब दे सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे
फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, मतलब मेजरमेंट से रिलेटेड सारे टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।